हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है क्यूपिड लिमिटेड। उसका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर ये कंपनी की जो आज हम रिसर्च करने वाले हैं, ये केस स्टडी रहने वाली है और आपके लिए भी बहुत सारा यहाँ पे आंखें खोल के चीज़ों को देखने का एक नज़रिया देखने को मिलेगा। साथ में जिन लोग भाइयों के पास में इस कंपनी के शेयर्स हैं, उनको तो ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और जिनके पास में नहीं है, उनको तो पक्का ही देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पे जो कंपनी का रिजल्ट देखने को मिल रहा है क्यूबिट लिमिटेड का, इसका आ गया और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 132 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया है मार्च क्वार्टर के अंदर में। राइट, एक क्वार्टर कंप्लीट हो गया। पिछले साल के क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये डबल से भी ज़्यादा है रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट 500 बात है 36, 3 गुना नेट प्रॉफिट हो चुके हैं। दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। ये इतना गजब रिजल्ट है कि जिसकी मतलब बोला भी नहीं जा सकता जिसके बारे में। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर चेक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है कि जो रेवेन्यूज़ हैं वो लगभग डबल हो गए हैं। यहाँ पर 36 तो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं ऑब्वियसली। और नेट प्रॉफिट्स हैं वो डबल से वो भी ज़्यादा हो गए, मतलब 2.5 गुना हो गए हैं। दैट इज़ अगेन मतलब ईयरली बेसिस पे भी बहुत अच्छा, क्वार्टरली बेसिस पे भी देखा जाए तो बहुत अच्छा, मतलब गजब रिजल्ट आया है। अब यहाँ पे अब ईयरली बेसिस पे हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, कंपनी का रेवेन्यू नॉर्मली ग्रो कर रहा था पिछले 2020 से 21 से 22 में। यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन भी देखने को मिला, फिर वापस से ग्रोथ आई, फिर वापस से थोड़ी बहुत ग्रोथ आई, बट कुछ खास नहीं। 25 में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है, बट ग्रोथ आई। बट अचानक से इतना भयंकर तरीके से कैसे मूव आ गया, पहला सवाल। ठीक है, इसका मतलब कहीं न कहीं मैनेजमेंट में चेंज हुआ होगा या फिर कुछ तो बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्रमोटर्स यहाँ पर चेंज हुए हैं, जो कि कब हुए हैं? तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि दिसंबर 2023 के अंदर में यहाँ पर प्रमोटर्स का यहाँ पर चेंज तबादला हुआ है, मतलब बदलाव हुआ है। यहाँ पर आदित्य कुमार और कोलंबिया पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 नए प्रमोटर्स यहाँ पर आए हैं। सो ऑब्वियसली बात है, नया प्रमोटर आएगा, नया मैनेजमेंट आएगा, तो पहले साल तो कुछ होगा नहीं, अगले साल बहुत अच्छा होगा, जो कि इस साल हमने देख लिया। अब प्रमोटर्स आए होंगे तो या नया पैसा उठाया होगा, नया कुछ तो बदलाव उन्होंने किया होगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कंपनी के अंदर में नया इन्वेस्टमेंट वगैरह किया होगा, तभी तो इतनी बड़ी प्रोडक्शन हुई है, या फिर कहीं और से माल उठा के बेचना चालू कर दिया है। ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा, अदरवाइज तो वरना पुराना जो मैनेजमेंट है वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, वो भी चला लेता। इतनी कोई बोरोइंग भी नहीं थी जो कि एनसीएलटी में केस गया, और मतलब कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, बहुत इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही हो पहले वाले लोग, और बाद में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ गया। बिकॉज यहाँ पर मशीनरीज वगैरह हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में, तो कुछ खास बदलाव यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। राइट, और इस साल भी कुछ खास बदलाव और इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, कंपनी ने यहाँ पर कोई लोन भी नहीं लिया, तो पैसा कहाँ से आया भाई? अचानक से इतना बड़ा इंप्रूवमेंट करना, तो पैसा कहीं से तो लिया होगा। तो यहाँ पर एक देखने को मिला कि कंपनी ने, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपनी ने लगभग 22 लाख जो कन्वर्टिबल वारंट्स हैं वो इश्यू किए हैं। वो भी कौन से साल के अंदर में? यहाँ पर देखने को मिल रहा है मार्च 2024, 14 मार्च 2024 का ये यहाँ पर आपको अपने नोटिफिकेशन है। इन्होंने वारंट्स जारी किए, वो कौन से प्राइस के ऊपर में किए? तो लगभग देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 1751 रुपए के प्राइस के ऊपर में इन्होंने वारंट जारी किए हैं। अब वारंट्स का एक रूल होता है कि जो भी वो वारंट्स खरीदते हैं उनको इनिशियली पूरा पेमेंट जरूरी नहीं है देना, 25% वो दे दें और बाकी का जो 75% पैसा है अगले 18 महीने के अंदर अंदर में पे कर दें। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इन्होंने शुरुआत में जिन्होंने वारंट्स लिए हैं इस कंपनी के, उन्होंने 437 रुपये, जो कि 1751 का 25% होता है, वो पे कर दिया। और यहाँ पर ये कुछ नाम हमारे सामने आए कि इन्होंने ये वारंट्स खरीदे, जो कि लगभग नाम को देखने पर लग रहा है कि इंस्टीट्यूशंस हैं। और ध्यान रखना, नॉन प्रमोटर कैटेगरी के हैं, कोई भी इनमें से प्रमोटर नहीं है, और सारे के सारे वारंट्स नॉन प्रमोटर कैटेगरी को दिए गए, वो भी इंस्टीट्यूशंस को दिए गए। 22 लाख वारंट जारी किए 1725 रुपए के आसपास में। राइट, अब यहाँ पे थोड़े बहुत भाई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 3 साल के मैं चार्ट को कन्वर्ट कर लेता हूँ और लेके चलता हूँ आपको 24 मार्च 2024 के अंदर में। तो लगभग 21-22 रुपए के आसपास में स्टॉक प्राइस चल रहा होता है। तो लगभग आप जो जो वारंट जारी हुए तो 1700 के प्राइस पे हुए हैं, क्योंकि जो प्राइस है वो एडजस्ट हुआ है, बिकॉज ये वारंट्स जारी होने के बाद में कंपनी ने एक तो अपना जो 10 रुपए का जो फेस वैल्यू था उसको एक कर दिया, दैट मीन्स कि स्टॉक को स्प्लिट कर दिया, मतलब 10 भागों में डिवाइड कर दिया शेयर को। उसके बाद में एक बार बोनस जारी किया जिसपे एक पे एक एक्स्ट्रा शेयर दिया गया, और बाद में एक और बोनस जारी किया जिसमें हर एक शेयर पे 4 एक्स्ट्रा शेयर्स दिए गए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले 10 भागों में डिवाइड हुआ शेयर, फिर डबल हुआ, और फिर वहां से 4 गुना और हो गया। दैट मीन्स कि जो प्राइस है वो 1700 रुपये वाली कहाँ पे आके रुक गई? 21 रुपए के आसपास में आ गई एवरेज प्राइस। दैट मीन्स कि जो नए शेयर्स जारी हुए हैं, जो नए वारंट्स अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 22 लाख उस वक्त हुए थे 1700 के भाव पे। तो इनको अगर हम लोग सबको एडजस्ट कर दें तो लगभग 16 करोड़ नए वारंट्स जारी हुए एडजस्ट के हिसाब से। अब
कमाल की बात ये निकल के आई कि जब 18 महीने पूरे होने वाले थे, तो लगभग 1.5 साल का टाइम होता है, 18 महीने का टाइम होता है। 18 महीनों के अंदर में स्टॉक बिल्कुल चला ही नहीं, जबकि नीचे चला गया स्टॉक। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, नीचे चला गया। सितंबर तक का टाइम होता है, बिकॉज़ मार्च में जारी किए गए, तो सितंबर तक 18 महीने होते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 29 जुलाई, मतलब जुलाई के एंड के आसपास में, मतलब 25-26 जुलाई को लगभग 30-32 रुपए के आसपास में स्टॉक चलता है। दैट मीन्स कि जो सब्सक्राइबिंग रेट है, उससे लगभग 50% के आसपास में स्टॉक ऊपर जा चुका है। बट आपको एक चीज़ कमाल की जानने को मिलेगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स थे, राइट? उन्होंने उस वारंट के पैसे दिए ही नहीं, उन्होंने उनको फ़ॉरफ़ीट होने दिया। अब इसमें वारंट्स का एक रूल होता है कि जो 25% का पेमेंट आपने किया है, वो आपका गुम हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, अगर आपने 18 महीने के अंदर में बाकी का 75% पेमेंट नहीं किया। तो अब ये जो लोग, जिनको 21 रुपए में शेयर मिल सकता था बाकी का पेमेंट देख कर के, उन्होंने 50% सस्ते के अंदर में भी उस शेयर को लेने के से मना कर दिया, फिर 75% का पेमेंट देने से। बोला कि वो बाकी के 25% पैसे हमको डूब जाने दो, हमको इस कंपनी के शेयर्स चाहिए ही नहीं। लेट्स सी ओवर हियर। यही चीज़ देख के मेरी ठनक गई, मैंने ये क्या हुआ यहाँ पर? ये मतलब इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस लोग इतना ऐसा कैसे कर सकते हैं कि भाई 32 रुपए के वो शेयर चल रहा है, आपको कोई कंपनी 21 रुपए के भाव पे अगर देने को तैयार है, फिर भी व्हाई आर नॉट गिविंग, व्हाई आर यू टेकिंग द मनी, और जस्ट ले और बाद में बेच दो, मैनेजमेंट को बेच दो, कोई तरीका निकाल के डिस्कशन करो। बट नहीं, मैनेजमेंट साफ इंस्टीट्यूशन ने लेने से मना कर दिया, बोला हमको चाहिए नहीं। 25% पैसा डूब जाने दो, बोला लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास में डूब गए, बोला डूबने दो। वो जो पैसा था जो कि डूब गया इनका जो वारंट्स के थ्रू, वो इस कंपनी ने यहाँ पर काया पलट करने में काम में लिया, और कंपनी ने बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को चलाया। और जैसे ही वो वारंट्स वाला टाइम खत्म होता है, उसके बाद में जो स्टॉक भागना चालू होता है, भाई 21-22 रुपए से सीधा का सीधा 120 रुपए, लगभग यहाँ पर आपको अगर देखना पड़ेगा तो लगभग कितना 6 गुना हो चुका है वारंट्स इशू वाले प्राइस से। दैट मीन्स वारंट्स जब इश्यू हुए थे, तो आज के दिन 16,000 करोड़ की वैल्यू है, तब वारंट्स इश्यू हुए होंगे तब कंपनी की वैल्यू 1600 करोड़ के आसपास में रही होगी। दैट मीन्स कि जब इन्होंने वारंट्स इश्यू किए थे, तब 25% के आसपास में, 25% की जो कंपनी थी उसके हिसाब से इन्होंने पैसे उठाए थे। अगर वो एक्सरसाइज कर लेते तो कंपनी का लगभग 25% हिस्सा पब्लिक की फॉर्म में होता, और इन्वेस्टर जो प्रमोटर कैटेगरी है उनके पास में आज इतना बड़ा स्टेक नहीं होता, जो कि लगभग आज के दिन प्रमोटर्स के पास में 46% है। तो ये लगभग रिड्यूस होकर के 30 की रेंज के आसपास में रह जाता, उससे भी आई थिंक कम होता, उस 30 की रेंज के आसपास में होता, राइट? या 20, 30, 25, 30% के आसपास में। तो यहाँ तक स्टोरी समझ में आती है कि हाँ ठीक है, कहाँ से पैसा आया, मैनेजमेंट ने काया पलटी, कंपनी के पास में पैसा आ गया, तो उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस पे ध्यान दिया, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। बट यहाँ पे मेरे कुछ सवाल हैं जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहे। पहला तो उनका, पहले मैनेजमेंट का समझ में नहीं आया, वारंट्स वाले ने क्यों एक्सरसाइज नहीं किया। सेकंड, कंपनी का मोस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट है वो है, जो मतलब कंपनी बेचती क्या, तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बेचती है, जैसे वुमेन कॉन्डोम्स, मैन कॉन्डोम्स, और उसके अलावा और भी बहुत सारे क्रीम्स, स्प्रेज, बहुत सारे आइटम्स कंपनी बेचती है, हेयर रिमूवर्स, क्रीम्स एंड एवरीथिंग, जिनको आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इनकी खुद की जो कंपनी ने खुद ही अपने जो प्रेजेंटेशन तैयार करके जो जमा की है एक्सचेंज के पास में, उसमें आप खुद ही चेक कर सकते हैं। ये इनके खुद के प्रोडक्ट्स आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली ये है कि कंपनी का जो लगभग 50% के आसपास में जो मार्केट शेयर है, वो लगभग कहाँ से आ रहा है? मेल कॉन्डोम से आ रहा है, फीमेल कॉन्डोम से नहीं, बाकी लुब्रिकेंट्स वगैरह से नहीं, मेल कॉन्डोम से। दैट मीन्स कि अचानक से इतनी बड़ी ग्रोथ आई, इसके अंदर में मेल कॉन्डोम्स का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो इसका मतलब इसके, इनके जो कॉन्डोम्स हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे, मार्वलस होंगे, रिव्यूज़ काफ़ी गजब होंगे इनके। बिकॉज एज पर द दिस प्रेजेंटेशन, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली देखा जाए तो बेस सारे ही स्टोर्स के ऊपर में अवेलेबल है, जो कि और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और फिजिकल स्टोर्स में जो दूसरे ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ पे भी अवेलेबल है, जिनके यहाँ पर इन्होंने नंबर्स भी लिखे हुए हैं। इतने ज़्यादा स्टोर्स पे ये अवेलेबल हैं, उसके बावजूद इनका नंबर देखो, 400 करोड़ भी रेवेन्यू क्रॉस नहीं कर पाए हैं, जो मुझे समझ में नहीं आता, इतने ज़्यादा फैले हुए होने के बावजूद भी। इसके बावजूद ये तो सिर्फ इंडिया का हाल है। अब कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी का 60% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, मतलब इंडिया के अंदर में 40% रेवेन्यू है इनका, और ये सारे स्टोर्स पर अवेलेबल हैं, उसके बावजूद भी 400 करोड़ की सेल रेवेन्यू क्रॉस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो अगली चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, एक नया मूव जो कंपनी का मैनेजमेंट है उन्होंने खेला है, कि इन्होंने बोला है कि हमने नया इन्वेस्टमेंट किया है। कौन सी कंपनी के अंदर में? ये वाली कंपनी, बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड। इनके स्टोर्स हैं इंडिया के अंदर में काफ़ी ज़्यादा। इस कंपनी ने वारंट्स जारी किए हैं, नया मतलब वारंट्स जारी किए हैं, जिसके अंदर में ये जो पर्टिकुलर कंपनी है,
अपनी क्यूपिड लिमिटेड, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है लगभग 90 करोड़ रुपए। मतलब अब इन्होंने भी इस कंपनी के वारंट्स में इश्यू पैसे लगाए हैं, जिसके बदले अगर ये वारंट्स को एक्सरसाइज कर लेते हैं अगले 18 महीने के अंदर में, तो ये इस बाजार स्टाइल रिटेल के लगभग 11 से 12% के मालिक हो जाएंगे। बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बट ओवर वैल्यूड है, 113 के पीई पे चल रही है। बट स्टिल बाजार रिटेल स्टाइल रिटेल का मुझे स्टिल समझ में आता है कि ये प्रॉफिटेबल हो सकती है इजीली, और आने वाले शायद 1-2 साल के अंदर में प्रॉफिटेबल हो भी जाए। मेन कंसर्न वो नहीं है, मेन बात ये है, ये बोल रहे हैं कि स्टाइल बाजार के ऊपर में इनका प्रोडक्ट अब रखा जाएगा और इनके जो कोलेबोरेशन है उसकी वजह से 150 करोड़ का रेवेन्यू इनको अगले साल 2027 में देखने को मिलेगा। ये ऑलरेडी इंडिया के हर स्टोर पे अवेलेबल हैं, मोस्टली ऑनलाइन, ऑफलाइन, फिजिकल, और जिन जिन नंबर्स मैंने आपको दिखाए शुरू में, अब ये बोल रहे हैं कि स्टाइल बाजार के स्टोर्स में भी हम अगर और रखे जाएंगे तो हमारी एक अलग से विजिबिलिटी हो जाएगी, तो हमको 150 करोड़, जो कि पूरे इंडिया का जो अब तक का पूरा रेवेन्यू है वो अलग अलग अकेले एक स्टोर से निकल के आ जाएगा इनका 1 साल के अंदर में। आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दैट नंबर। कॉन्डोम एक पर्सनल चीज़ है और वो एक्सपीरियंस की चीज़ है, राइट? क्यों, एक बार कोई आदमी उसको एक्सपीरियंस करता है, उसको अच्छा लगता है, तो उसके बाद में वो रीऑर्डर करता है या फिर उसके बारे में रिव्यू अच्छा देता है, बुरा देता है। तो अब चलो मान के चल लेते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट हैं, वो जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है 50% से ज़्यादा, वो बहुत अच्छा है। लेट्स सी कि जनता क्या बोलती है। मैं सीधा चला गया अमेज़न, क्योंकि अमेज़न के स्टोर्स पे भी इनके प्रोडक्ट बिकते हैं। मैंने सीधा ही सर्च किया क्यूपिड कॉन्डोम्स प्रीमियम। प्रीमियम ही देखो भाई, क्योंकि यूनिम के अंदर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि सबसे अच्छा प्रीमियम वाला जो कॉन्डोम, वही चेक करते हैं, उनके रिव्यूज़ चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेक करने की कोशिश करो कि इनके रिव्यूज़, 1-2 जनों ने रिव्यू दिया है, 1 जने ने रिव्यू दिया वो भी 3 का। बाकी मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन रिव्यूड हैं, और यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा रिव्यूड दिख रहे हैं वो ड्यूरेक्स के हैं, क्यूपिड के नहीं है। यहाँ पर 4 रिव्यू, ढाई का यहाँ पर स्टार इनको मिले हुए हैं। मोस्ट ऑफ द जो आप प्रोडक्ट जो क्यूपिड से रिलेटेड देखोगे उनके ऊपर या तो रिव्यूज़ नहीं है, या फिर जो रिव्यूज़ हैं अगर, तो वो 1 या 2 बंदों ने दिए हैं। ये क्या हो रहा है? तो ये यूजुअली एक स्ट्रैटेजी होती है कि जो भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको अगर दिखाना होता है कि हम मार्केट में अवेलेबल हैं, और उनके प्रोडक्ट खराब होता है, बेकार होता है, तो वो बार बार रीलिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पुराने जो प्रोडक्ट हैं उन पर जो रिव्यू मिला हुआ है बहुत खराब मिला हुआ है, तो उसको वो डिलिस्ट कर देते हैं और उसी प्रोडक्ट को रीलिस्ट कर देते हैं। इसीलिए इनके मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके ऊपर में रिव्यूज आपको या तो देखने को नहीं मिलेंगे, दैट मीन्स प्रोडक्ट जो है वो बेकार है। अब मैंने इस पर्पस के लिए क्यों चेक, मतलब ये ही क्यों चूज़ किया अमेज़न, बिकॉज़ अमेज़न के ऊपर में रिव्यूज़, रेटिंग्स, इनको मैनिपुलेट करना नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत मुश्किल काम है, मतलब मैनिपुलेट तो किया ही नहीं जा सकता। फ्लिपकार्ट के ऊपर में स्टिल आई कैन से कि 1 to 2% इज़ पॉसिबल, बट अमेज़न के ऊपर में वो भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज़ आई हैव बीन अ सेलर ऑन अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट बोथ। नो, हमने प्रोडक्ट चेक कर लिया, कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ, अचानक से रेवेन्यू इंक्रीज आया, एंड नाउ जो कंपनी है, और ये जो आप लोग प्रेजेंटेशन चेक कर रहे हैं, ये कंपनी द्वारा Q4 का रिजल्ट, अभी जो रिजल्ट आया उसके बाद का प्रेजेंटेशन है, तो इसमें Q4 के रिजल्ट की बात की हुई है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रही है अगली चीज़, वो कंपनी ने अपना आने वाले टाइम का जो रेवेन्यू प्रोडिक्शन है वो भी यहाँ पर देने की कोशिश की है, जो कि हम लोग यहाँ पर चेक करने की कोशिश कर लेते हैं। ये यहाँ पर देखने में 2027 के अंदर में बोल रहे हैं कि हमारा लगभग 600 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू होगा, 180 करोड़ का हम नेट प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और 2029 तक हम 1200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू और 400 करोड़ के नेट प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। कैसे? अब मेरे ज़्यादा सवाल नहीं है, बहुत ही कम सवाल हैं इस कंपनी को लेकर के। एक तो जो इनका मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट है वो मोस्टली रेटिंग जिनकी देख के हमको लग रहा है कि बेकार है, दो आई हैव नॉट यूज्ड इट, आई एम सेइंग जस्ट बेस्ड ऑन द रेटिंग्स। नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें देखने को मिल रही है कि कंपनी बोलती है कि हम लोग प्रोडक्शन को मतलब इनका जो रेवेन्यूज़ है बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड होने वाले हैं, जबकि इनका अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में, तो ये इनका एक्सपेंशन पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर आप लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंशन देखो, नील बट्टे सन्नाटा पड़ा हुआ है, मशीनरी वहीं, बिल्डिंग उतनी, कुछ कुछ खास एक्सपेंशन यहाँ पर नज़र देखने को नहीं मिल रहा है, राइट? बट लेट्स से कि आने वाले टाइम के अंदर में हो सकता है कि एक्सपेंड कर लें, तो अभी भी अगर आप लोग चेक करने की कोशिश करोगे तो इनका मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू आ रहा है वो आप लोग अगर यहाँ पे चेक करने की कोशिश करोगे तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है। दैट मीन्स कि ये कहीं और से बनवा करके प्रोडक्ट और आगे बेच रहे हैं, दैट मीन्स ये एज ए ट्रेडर रोल प्ले कर रहे हैं, दैट मीन्स कि रेवेन्यूज बनाए जा रहे हैं, ना कि प्रोडक्शन की जा रही है। एज ए ट्रेडर क्या करता है, दुकान चलाता है, तो दुकान वाला क्या करता है, कहीं और से खरीदता है, आगे बेच देता है, तो दे आर द मिडल मैन,
नाउ द पॉइंट इज कि आगे आने वाले टाइम के अंदर मैं इस टाइप के मार्जिन, जो कि मार्जिन 40% के ग्रोस मार्जिन, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, क्या कोई और इस पे नजर नहीं डालेगा? दूसरी चीज, इनके प्रोडक्ट्स भी बेकार हैं, और जो बाहर से जो पैसा आ रहा है, बाहर जो प्रोडक्ट जा रहे हैं, चलो मान लेते हैं कि वहाँ पे प्रीमियम में जा रहे हैं, और लोगों को इतनी अकल नहीं है कि प्रोडक्ट क्या, कैसा प्रोडक्ट, अच्छा वाला प्रोडक्ट कैसा होता है, उनको पता नहीं है। और ये तो लोगों को, दूसरों को नजर नहीं आएगा ये प्रीमियम, तो आपकी 40% का जो ग्रोथ है वो बनाते ही रहोगे, कंपटीशन आएगा नहीं, और जो कंटिन्यू चलता रहेगा अगले 3-4 साल तक, तो ये थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर आज के दिन कंपनी का जो पी चल रहा है वो 150 के आसपास में चल रहा है, फ्यूचर जो नंबर्स हैं वो कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं, प्रोडक्ट्स में दम नहीं नजर आ रहा है। तो 16,000 करोड़ की वैल्यूएशन, जिसका रेवेन्यू आज के दिन साल का 400 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 100 करोड़ के आसपास में है, जो कि आगे रहेंगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, उतनी बड़ी वैल्यूएशन देना किस तरीके से सही है? तो ये मेरे कुछ सवाल है, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि आई कैन नॉट बी रॉन्ग, आई कैन बी रॉन्ग, एंड इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको इनके सवालों के जवाब देखने को मिलते हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस वाज जस्ट अ लिमिटेड रिव्यू। अब ये एक चीज़ और सवाल कई बार भाई लोग पूछ सकते हैं कि यार रेवेन्यूज़ नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, रेवेन्यूज़ आ सकते हैं, आने वाले टाइम के अंदर में अच्छे से, बहुत अच्छे से आ सकते हैं। जिस तरीके से कंपनी प्रेजेंटेशन जारी कर रही है, बता रही है यहाँ से वहाँ से पैसा आएगा, हमारा गवर्नमेंट से ऑर्डर्स आते हैं, ये वो, तो विजिबिलिटी तो दिख रही है। बट मैनेजमेंट जो दूसरे कांड कर रहा है वो भी थोड़े से देखने वाले हैं कि एक तो कम मैनेजमेंट बार बार बोनस जारी करके शेयर प्राइस को पता नहीं क्यों नीचे लेके आया जा रहा है। 2 बार बोनस जारी कर चुका है पिछले 2 साल के अंदर में, क्यों? राइट, तो किस लिए जारी किए हैं? बिकॉज शेयर प्राइस को नीचे लाया जा सके। जब मैनेजमेंट को इतना ही भरोसा है अपने कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, तो बार बार वाई आर दे ब्रिंगिंग द स्टॉक प्राइस डाउन, कीप ऑन अंडर द रेंज ऑफ नॉर्मल पीपल, और द जो जनता जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती स्टॉक को खरीदने के अंदर में, वो हाइप के अंदर में स्टॉक को खरीदती है, उस जनता के रेंज में क्यों लेके आ रही है बार बार? डजेंट मेक एनी सेंस। प्राइस टू बुक वैल्यू 35 का, डजेंट मेक एनी सेंस। सो दीज आर द ओनली पॉइंट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। फाइनली आपका कोई भी सवाल होता है, कोई भी जवाब होता है, अपने कोई व्यूज़ होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि और भी भाइयों की हेल्प हो सके। अगले वीडियो के अंदर में अगर आपका सवाल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।